दोस्तों साल 2025 का पहला दिन 1 जनवरी 2025 आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आ चुका है, 2024 जा चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वही सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 में कहां निवेश करना चाहिए। क्या 2025 में हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा? किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपनी पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट करने चाहिए, इन सभी सवालों पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि 2025 हमारे लिए कहां पे निवेश करने का अवसर दे सकता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के एग्जांपल के साथ। ये जो कंपनी है पीसीबीएल लिमिटेड यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड हुआ करती थी। अब यहाँ पे हम जाते हैं 2018 के आसपास के टाइम फ्रेम में और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि स्टॉक में जो गिरावट होती है, गिरावट क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 2018 में ये 157 रुपए का था और इस समय पे ये ऑल टाइम हाई था इसका। इसके बाद जब गिरावट हुई तो ये गिरावट होने के साथ ही साथ 28 रुपये, महज 28 रुपये पे आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक तरह से धीरे धीरे मैदान छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ और आपको यहाँ पे समझाऊँ कि ये जो गिरावट हुई थी कितनी बड़ी गिरावट थी, तो यहाँ पे क्लियरली आपको बातें समझ में आएंगी। अब देखिए ये 157 रुपये अगर हम यहाँ पे ले ले, 157 रुपये से सीधे सीधे 28 रुपये, तो यहाँ पे देखिए 157 रुपये पे 82% यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी। अब देखिए कोई भी स्टॉक 82% की गिरावट बहुत बड़ा मायने रखता है उसके लिए। या तो इसमें कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ होगा या कोई फ्रॉड हुआ होगा या जेन्युइन रीजन से, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में रही होगी कंपनी उस रीजन से ये स्टॉक गिरा होगा। कभी भी जेन्युइन रीजन से अगर गिरावट हो जाती है तो वो गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 28 रुपये से ये स्टॉक जब ऊपर बढ़ता चला गया तो ये कहीं नहीं रुका, ये रुका आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि था करीब करीब 580 रुपये का पॉइंट। अब यहाँ पे 28 रुपये से 580 रुपये, फिर से हम कैलकुलेटर ओपन करते और देखते हैं कि 580 रुपये डिवाइडेड बाय 28, यहाँ पे सीधे सीधे 20 गुना रिटर्न्स, ऑलमोस्ट 21 गुना के आसपास रिटर्न्स दिया 28 रुपये की गिरावट पे संभलते हुए। यानी कि जिसने 28 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया था उसको यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास करीब करीब 21 गुना के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं रही होगी ऑब्वियसली, बट मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमें जो गिरावट होती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, उस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। और एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए उस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, तभी जाके हमें वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं। अब आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या हुआ, ये गिरावट यहाँ पे शुरू हुई, गिरावट के बाद 2-3 यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिख गई। अब बड़े बड़े दिग्गज जो होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो सिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 2-3 ग्रीन कैंडल्स दिख गई, इसका मतलब रिवर्जन हो गया। रिवर्जन हो भी गया, लेकिन फिर से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था इसको भी ब्रेक करके एक नया यहाँ पे लो बना दिया। फिर से 2-3 ग्रीन कैंडल्स दिख गई, फिर से एक हाई बनाया, फिर से यहाँ पे एक नया लो बना दिया। फिर से 1-2 ग्रीन कैंडल्स दिख गई, फिर से यहाँ पे एक नया लो बना दिया, फिर से यहाँ पे एक नया लो बना दिया। अब फिर यहाँ पे आज के दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 के दिन ग्रीन कैंडल दिखी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ग्रीन कैंडल आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में कंसिस्टेंसी दे पाएगी, क्या इसमें रिवर्जन आ पाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखिए एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर, तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर ऑलरेडी स्टॉक ने 1120 रुपये के आसपास का प्राइस दिखाया है और यहाँ पे करंटली देखें तो 60% से ज़्यादा की गिरावट पे खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है
कि क्या इस तरह के स्टॉक 416 रुपए पे इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, पहली बात तो हमें फंडामेंटल्स देखना चाहिए। फंडामेंटल्स में ये देखना चाहिए कि इनमें गिरावट के बावजूद क्या ईयर ऑन ईयर या इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हो रही है, क्या उसमें हमें कंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए तो आपको डिविडेंड में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। इन्होंने यहाँ पे बोनस शेयर भी इशू कर रखा है। तो ऐसी कंपनियां जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही हैं, ऐसी कंपनियों में गिरावटें जो होती हैं, गिरावटें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि हम यहाँ पे किसी तरह का क्लेम नहीं कर रहे कि भैया इसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, अगर एग्जाम्पल्स नहीं देंगे तो फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जो भी एजुकेशंस है वो बेकार हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे हमें स्टॉक्स का नाम लेना पड़ेगा, ये बातें सेबी को समझनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करते हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जून के बाद से उसने कोई भी अच्छी यहाँ पे अपवर्ड मोमेंट नहीं दी है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह से देखा है तो कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन बातों को आप सुनेंगे, आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कंसोलिडेशन जोन क्या होता है। स्टॉक जब एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा होता है कई हफ्तों के लिए या इवन कई महीनों के लिए, तो वो कंसोलिडेशन जोन होता है। और उसके साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि ये जो हमने बनाया था यहाँ पे चार्ट पैटर्न आरती इंडस्ट्रीज़ का कि गिरावट हो रही है, तो लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। लोअर हाई लोअर लो क्या होते हैं, गिरावट के बाद जो शेयर प्राइस में कमी आती है वो कमी क्या अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें मिल रही होती है। ये सब बातें अगर आपको समझ में आती है तभी आप डिसीजंस ले सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे अब स्टॉक ने यहाँ पे कहीं भी कंटिन्यूअसली 2-3 महीनों के लिए फॉल नहीं दिखाई है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इसमें फॉल आ गई 658-660 के आसपास से, तो यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस तरह की जो कंपनियां हैं इनमें जहां पे आपको कंसिस्टेंसी दिख रही होती है ग्रोथ में, प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में और सेल्स के टर्म्स में, ऐसी 5-6% की गिरावट अपॉर्चुनिटी के तौर पे ली जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। जोमेटो आप देखिए जब इसमें गिरावट हुई थी, गिरावट होने के साथ ही साथ जब 50 रुपये पे था तब सबको लग रहा था कि भाई फर्दर गिरावट हो जाएगी, जोमेटो बंद हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सारी तरह की यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 5 गुना रिटर्न्स देने के तरफ यहाँ पे अग्रसर हो चुका है। बट करंटली देखिए तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्या उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुई? ऑब्वियसली हुई। तो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर के साथ ही साथ जो उसमें गिरावट हो जाती है 10-15%, 20%, इवन 30-40-50%, उसके बाद वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। अगर उसके फंडामेंटल्स में दम है, अगर उस बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप है, तो हमने देखा जैसे कि पीसीबीएल के केस में चाहे 80% की गिरावट हो जाए, चाहे इवन 90-95% की भी गिरावट हो जाए, उनमें फर्दर कई गुना स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे केफिन टेक की बात करते हैं। केफिन टेक देखिए यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन बनाया था, ये पर्टिकुलर बॉक्स बनाया था, राइट। बॉक्स ब्रेकआउट होने के साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट कर दे केफिन टेक में, तो आप देखिए ये इस तरह के यहाँ पे मोमेंट्स जो होती हैं कंपनियों में, ये मोमेंट्स, ये जो टेबल बनी है, ये जो बॉक्स बना है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, इस तरह की मोमेंट्स अपॉर्चुनिटी लेके आती है, खासतौर पे एसआईपी टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब उसमें क्या होता है कि जब जब ये बॉक्सेस बनते हैं, जब जब ये टेबल्स बनती हैं, तो ये टेबल्स वहाँ पे उनके लिए छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं। अब यहाँ पे क्या ये रिस्की जोन में है? ऑब्वियसली एक तरह से रिस्की जोन में है करंट सिचुएशन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं ओलेक्ट्रा के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि भाई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्यों बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे नए साल पे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए। डाइवर्सिफाई अगर हम करते हैं अपनी पोर्टफोलियो को, तो ऐसे में क्या होता है कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और किसी सर्टेन सेक्टर में अगर गिरावट आ जाती है तो उस सर्टेन सेक्टर की गिरावट के बावजूद हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई
बाई कर रखा होता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका हो सकता है कि हम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स अपने स्टॉक्स रखें अपनी पोर्टफोलियो में, और इसके साथ ही साथ ETFs भी रख सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे सर्टेन ETFs, जहां पे आपको समझ में आएगा कि ETFs भी जो कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, बट हम उनको ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो हमारी पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं उनकी कैटेगरी हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। हमने रिसेंटली रामदेव अग्रवाल जी की रिपोर्ट्स जो देखी है, हमने वहां पे देखे हैं ब्लू चिप स्टॉक्स जो बेसिकली होते हैं, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं, बट किन्हीं कारणों से, किन्हीं वैलिड कारणों से उनमें कुछ 1-2 क्वार्टर्स या कुछ हफ्तों के लिए गिरावट देखने को मिल जाती है। वो गिरावट इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई ब्रूस्ड ब्लू चिप है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, यहाँ पे ओलेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। ओलेक्ट्रा ये जो पर्टिकुलर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे इसका मूवमेंट देखिए, गिरावट होती है, गिरावट के बाद एक नया हाई बनाता है, तो यहाँ पे भी गिरावट हो रही है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। बेसिकली जब गिरावटें होती हैं, खासतौर पे ऐसी कंपनियों में जिनमें कि बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है, उन गिरावटों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक्चुअली में बाई कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। अब ये निफ्टी 50 हमारा जो नए साल में हमने एंटर किया है, आज के दिन यहाँ पे करीब 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। पहले दिन में मार्केट अभी तक ग्रीन है। अभी टाइम हो रहा है करीब 1:40 जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है मार्केट आज के दिन ग्रीन में ही क्लोज करे, बट इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जो कि हमें समझना होगा। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही हैं? मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना के रिवर्ट कर सकता है। मार्केट यहाँ पे एक तरह से देखा है तो इसको ब्रेक डाउन करके नीचे फर्दर उसमें गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट यहाँ पे कई हफ्तों के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। ये जो यहाँ पे रेंज बन गया, ये रेंज को फॉलो कर सकता है, या मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को फर्दर ब्रेकआउट दे सकता है। इन सभी ऑप्शंस में करंटली कंसोलिडेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फर्दर रिवर्जन के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो करीब 11% के आसपास गिरावट हो चुकी है। मार्केट को जब क्रैश होना होता है तब वहाँ पे 11% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की जाती है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे 12-13-14% के आसपास गिर गया, यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 12-13 मतलब फर्दर अगर 2-3% यहाँ से गिर गया करंट प्राइस से, तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्रैश की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि फिलहाल हमें नहीं लगता है। ठीक है, बस इतना सा बात हमें समझना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर ETF के बारे में। ETF के बारे में हमने बहुत बार डिस्कशंस कर रखे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, बट ये स्टॉक की तरह ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि इनको हम स्टॉक्स की तरह बाई या सेल कर सकते हैं, बट ये म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड हाउस इनका कंट्रोल रखता है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है बेस्ड ऑन इट्स नेचर। जैसे कि यहाँ पे बैंक बीज जो है, बैंक बीज एक ऐसा ETF है जिनके कि फंड मैनेजर्स बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनकी जो मूवमेंट होती है, जो बैंक बीज की मूवमेंट होती है, वो ऐसी मूवमेंट होती है जो कि बैंक्स की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए तो बैंक्स यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरह से देखा है तो रिस्की जोन में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो में बेसिकली ऑटो बीज यहाँ पे देखें तो ऑटो बीज में 284 रुपये से करंटली 233 के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ETF में अगर 33 रुपये की गिरावट हुई है तो ये गिरावट एक बड़ी गिरावट होती है। क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे जो बेसिकली ETFs होते हैं, ETFs में SIP के टर्म्स में हम इन्वेस्टमेंट करने का तब डिसाइड करते जबकि उनमें गिरावट हो रही हो। अब वो गिरावट हमारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे 3% या 5% उसके आसपास अगर देखने को मिल रही है रीसेंट हाई से, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया जा सकता है। एक महीने में 1 या 2 बार इन्वेस्टमेंट करने का हम डिसाइड करते हैं इन सर्टेन ETFs में, यानी कि इस तरह के सर्टेन ETFs में। अगेन
इन सर्टेन ETFs का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि यही के यही ETFs, बहुत सारे ETFs हैं जिनको हम पूरा का पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक या दो एग्जांपल्स लेके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ब्रूस्ड ब्लू चिप टाइप के स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम स्मॉल कैप, मिड कैप या इवन लार्ज कैप के अक्रॉस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, जब भी हम बात करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, तीन कैटेगरी के बेसिकली यहाँ पे स्टॉक्स है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका होता है वो आते हैं लार्ज कैप की कैटेगरी में। बेसिकली 50,000 करोड़ से ऊपर की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो हम उनको रख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। अब यहाँ पे सबसे कम मूवमेंट जो होती है ऑन एन एवरेज 10-12% के आसपास अगर हम कहें तो होती है लार्ज कैप्स में। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट 17% के आसपास तक या इवन 20-22% भी यहाँ पे कह सकते हैं होती है मिड कैप में। उसके बाद सबसे छोटे स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप्स, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट 22 से 25-30 इवन 35-40% तक की होती है स्मॉल कैप्स में। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप्स में, उसके बाद उससे कम रिस्क होता है मिड कैप में, उसके बाद उसके कम रिस्क होता है लार्ज कैप में। स्टॉक के मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट स्मॉल कैप्स में होता है, लेकिन रिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क स्मॉल कैप्स में ही होता है। तो हमें बेस्ड ऑन सर्टेन आवर कैलकुलेशंस प्लान करना चाहिए इनमें डाइवर्सिफिकेशन करने का। फॉर इंस्टेंस 60% के आसपास यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं हम लार्ज कैप में, उसके बाद यहाँ पे करीब करीब 30% के आसपास हम एलोकेट कर सकते हैं मिड कैप में, और 10% के आसपास का इन्वेस्टमेंट हम एलोकेट कर सकते हैं स्मॉल कैप में। ये एलोकेशंस आप अपने बेसिस पे चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 20% यहाँ पे कर सकते हैं स्मॉल कैप में, यहाँ पे कम कर सकते हैं या यहाँ पे कम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सर्टेन प्लान्स, बेस्ड ऑन योर सर्टेन गोल्स। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ ही साथ करेंटली अगर हम स्टॉक मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये एक फियर जोन में है। टिकर टेप का जो बेसिकली यहाँ पे ग्रीड और फियर जोन वाला कैलकुलेटर है उसके हिसाब से देख रहे हैं हम। तो जब भी फियर और एक्सट्रीम फियर में होता है तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है। हमने देखा, सबने देखा कि हमारा स्टॉक मार्केट रिसेंटली जो 10-11% के आसपास की गिरावट पे था उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखने को मिल रही है। यहाँ पे ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जब भी जाता है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ नए साल में लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारे काम आएगा। टिप्स, ट्रिक्स, आरएज ये सब हमारे काम नहीं आएंगे। इवन मैं भी आपके काम नहीं आऊँगा। मैं आपको बताता रहूँगा, आपको अगर समझ में नहीं आएगा, आप सीखेंगे नहीं तो टिप्स ट्रिक्स किसी तरह के काम नहीं आएंगे। तो सीखने पे फोकस करिए, सीखने में इन्वेस्टमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, नए साल में सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे साथ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और नए साल की आपको अगेन हार्दिक शुभकामनाएं।